मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बहुत अच्छी जगह पर, क्योंकि इस वीडियो से आपको मिलने वाले हैं पूरे के पूरे 44 नंबर, साथ साथ 1 नंबर वाले क्वेश्चन को भी हमने इसमें एक्सप्लेन किया है और 2 नंबर वाले क्वेश्चन को, यानी कुल मिलाकर देखा जाए सिंगल वीडियो से आप 54 नंबर अचीव कर सकते हैं गारंटी के साथ। तो एंड तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को और कमेंट जरूर जो सीबीएसई ने पिछले 10 सालों में पूछे और इसमें हम उनको भी शामिल किए जो इस बार बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। 4 नंबर और 6 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं वो डेफिनेटली इसी वीडियो से आएंगे। तो एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। क्वेश्चन है जो कई बार रिपीट किया गया, देख सकते हैं आप सीबीएसई 2014, 18, 21 और 23 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। वह है शॉक थेरेपी के किन्हीं 4 परिणामों का वर्णन कीजिए। शॉक थेरेपी के किन्हीं 4 परिणामों का वर्णन कीजिए और शॉक थेरेपी के किन्हीं 2 परिणामों का आकलन कीजिए। शॉक थेरेपी से क्या अभिप्राय और शॉक थेरेपी के किन्हीं 4 परिणामों की व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन से पूछा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस कभी का जो है यहाँ पे आंसर हमने समाहित किया हुआ है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो शॉक थेरेपी को जो है साम्यवाद से पूंजीवाद के पतन की ओर भी देखा जाता है, यानी साम्यवाद से पूंजीवाद के अग्रसर विषय कहा जाता है। तो कई रूप में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी जिसे आघात पहुंचाकर उपचार के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये कंप्लीट आपको जो है स्क्रीनशॉट इसका ले लेना। 6 नंबर यहां से कंप्लीट आने वाले हैं। शॉक थेरेपी के परिणाम क्या हुए थे देखिए। सबसे पहले कि उद्योगों का पतन हो गया था। जो सोवियत संघ और रूस के 90% उद्योग थे उन्हें औने पौने दामों में बेच दिया गया था और इसे ही विश्व की सबसे बड़ी गैराज सेल भी कहा जाता है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी गैराज सेल क्या है और उसके क्या परिणाम रहे। ठीक है, लेखन और खाद्य सुरक्षा का पतन हुआ, मुद्रा का मूल्य गिर गया और कृषि का निजीकरण हो गया और जिससे लोगों को खाने पीने की समस्या का सामना करना पड़ा। लोक कल्याण के कार्य बंद हो गए और समाज में नए नए वर्गों का निर्माण होने लगे। बिचौलियों और गरीब जो है वर्ग सामने आने लगे। 1500 बैंकों और वित्तीय संस्थानों को दिवालिया घोषित कर दिया गया और जन आधारित सरकारों के निर्माण में असफलता, लोक ग्रामीण जो प्रक्रिया थी का पालन नहीं किया गया और तुर्कमेनिस्तान व उज्बेकिस्तान में राष्ट्रपतियों ने 10 साल का कार्यकाल निर्धारित कर लिया और चेचन्या और जॉर्जिया में आतंकवादी संगठनों ने इसे उठा लिया। तो ये सब क्या है, शॉक थेरेपी के परिणाम है। तो ये यहां से 2 नंबर के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वो कौन कौन से इलाके जहां पर आतंकवादी संगठनों का काफी बोलबाला था। ठीक है, तो इस तरह से यहां से क्वेश्चन पूछेंगे। अगला है जो इसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार रिपीट किया गया, आप देख सकते हैं सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं 4 कारणों का वर्णन कीजिए। सीबीएसई 2011, 2014, 2016, 2016, 17, 18, 19 और 21 फिर 23 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है, यानी बहुत ज्यादा रिपीट किया गया क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है जो एवरग्रीन क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% आता है, अथवा में आया है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे है। तो सोवियत संघ के विघटन के कारणों की बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कितने ज्यादा रिपीट किया गया क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट किया गया है। तो सबसे पहला हथियारों, सबसे पहले अगर हम बात करें कारणों की तो है राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की आंतरिक कमजोरियां, हथियारों की पागल दौड़ में शामिल होना, संसाधनों का गलत प्रयोग, पश्चिमी देशों की तुलना पर जनता निराश हो गई थी, कम्युनिस्ट पार्टी का एक अधिकार और सोवियत संघ का जो प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचा था वो पूरी तरीके से गतिरोध हो चुका था, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी का सोवियत संघ पर लगभग 70 सालों तक शासन रहा और ऐसे में पूरी तरीके से वो एक निरंकुश पार्टी बन चुकी थी। तो ये कुछ कारण थे सोवियत संघ की विघटन के। तो विघटन से इस तरह से आपको 6 के 6 को पॉइंट को टैकल करना है और इसको एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है, किन बातों के कारण गोर्बाचोव सोवियत संघ के सुधार के लिए बाध्य हुए अथवा गोर्बाचोव को सोवियत संघ में सुधार लाने के लिए बाध्य करने वाले किन्हीं 6 कारकों की व्याख्या कीजिए। तो मिखाइल गोर्बाचोव जो सोवियत संघ के अगर हम बात करें तो वहां के संघ के नेता माने गए। उसके बाद उन्होंने पूरी तरीके से सोवियत संघ में बदलाव करने की कोशिश की और पेरेस्ट्रोइका और ग्लानास्ट नामक 2 पॉलिसी बनाई। उसके माध्यम से वो सोवियत संघ का क्या करना चाहते, विकास करना चाहते, यानी वो उस व्यवस्था को वापस लाना चाहते हैं जो व्यवस्था 1990 से पहले की थी, यानी पुराना सोवियत संघ, जिस सोवियत संघ में हर एक नागरिक को अधिकार मिले हुए थे, संसाधनों का सदुपयोग किया जा रहा था, नागरिकों के लिए तमाम प्रकार की सुविधाएं थी, जन कल्याणकारी राज्य था, यानी पुराना सोवियत संघ दोबारा लौटाना चाहते थे मिखाइल गोर्बाचेव। लेकिन इनकी जो सुधार की नीतियां थी, इसी नीतियों की वजह से बाद में सोवियत संघ का विघटन भी हो जाता है, या आप ये कह सकते हैं
कि सुधार किए गए प्रयास वास्तव बाद में विघटन का कारण भी बन जाते हैं। तो पेस्टुराइका और गलनास्तों से 1 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 2 नंबर में, 4 और 6 नंबर में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो जरूर कंप्लीट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 जो है, सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं 6 परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। सीबीएसई 2010, 2011, 2012 फिर 2013। ठीक है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है ये, फिर 2014, 17 फिर 19, 21, कई बार इस क्वेश्चन में पूछा गया सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। तो सोवियत संघ के विघटन के परिणाम से क्वेश्चन पूछा जाता है और बोर्ड एग्जाम में इस बार आने की पूरी संभावना है। तो सबसे पहले अगर हम परिणामों की बात करें, देख सकते हैं शीत युद्ध की समाप्ति, यानी वो युद्ध जो 1945 से लेकर 1991 तक चला था, उस युद्ध की समाप्ति हो जाती है, क्योंकि दो गुटों में से एक गुट जो है सोवियत संघ, उसका विघटन हो जाता है 1991 में। दूसरा क्या है परिणाम था, शस्त्रों की होड़ पर, वो होड़ जो हथियार की होड़ थी, जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ लगातार हथियार पर हथियार बनाए जा रहे थे। अब इस पर कुछ हद तक रोक लग गई, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो चुका था। एक ध्रुव व्यवस्था, क्योंकि एक ध्रुव व्यवस्था का जो अंत का पतन नहीं, मतलब 2 ध्रुव व्यवस्था का पतन हो जाता है और एक ध्रुव व्यवस्था का शुरुआत होती है। यानी अब सोवियत संघ के विघटन के बाद एक छत्र राज किसका था, अमेरिका का। चौथा परिणाम था नवीन राज्य उदय, 5वां लोकतंत्र का विस्तार और शांति की स्थापना। तो ये 6 बहुत ही इंपैक्टफुल परिणाम थे किसके, सोवियत संघ के विघटन के परिणामों में से गिने जाते हैं। तो ये आपको कवर करना है। 6 नंबर से यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, बार क्वेश्चन यहां से रिपीट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, सोवियत संघ व्यवस्था की किन्हीं 3 सकारात्मक और 3 नकारात्मक विशेषताओं को उजागर कीजिए। 4 नंबर में आ सकता है और 6 नंबर में पूछा जा सकता है। सीबीएसई 2016 और 2020 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, सोवियत संघ की 3 सकारात्मक और नकारात्मक विशेषताओं। इसके अलावा सोवियत संघ की विशेषता क्या है, सोवियत प्रणाली की विशेषता क्या है, ये इसी से संबंधित क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका अलग अलग है। तो आपको उसको भी साथ लेकर चलना कि सोवियत प्रणाली की विशेषता क्या थी। तो यहाँ देखिए, तो सोवियत संघ जो है व्यवस्था अमेरिका की छोड़कर शेष पूर्व विश्व से कहीं अधिक विकसित थी। सोवियत संघ में सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित था। सोवियत सरकार अपने नागरिकों को बुनियादी जरूरत की चीजें जैसे कि स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, ठीक है, खाद्यान्नों की देखभाल करना, तमाम लोक प्रकार की सेवा करना, सारी चीजें उपलब्ध होती थी। कहाँ पर, सोवियत संघ में। इसके अलावा वहां के नागरिकों को कम दरों पर ब्याज, वो सारी सुविधाएं जो एक शहर, एक राज्य में रहने वाले नागरिकों को मिलती थी, वो सब कुछ सोवियत संघ के पास मौजूद थे और इसलिए सोवियत संघ की एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती थी अमेरिका से बाद। अब इसी प्रकार से इसकी कुछ कमियां हैं। सोवियत संघ की कमियां भी यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं, कमियां भी पूछा गया है। तो कमियां और जो उसकी विशेषता है दोनों यहाँ पर समाहित किया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 यानी 6, वो है सेकेंड चैप्टर से, यानी फर्स्ट चैप्टर से जो हमने क्वेश्चन किए उस क्वेश्चन से बाहर नहीं आने वाला है। 6 नंबर के और 4 नंबर के क्वेश्चन जो हमने अभी क्लियर किए फर्स्ट चैप्टर के, उससे बाहर आपके पेपर में नहीं आएगा, लिख के दे रहा हूं। अगला है आपका सेकेंड चैप्टर, वो है आसियान के कोई 4 मूल उद्देश्य बताइए। सीबीएसई 2014 फिर 17, ठीक है, आसियान आर्थिक समुदाय के 4 मुख्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, अथवा आसियान के 4 मूल उद्देश्य क्या है। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है 4 नंबर में भी, आसियान के 4 मूल उद्देश्य। तो पहला है आर्थिक विकास में तेजी लाना, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के आधार पर क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना, एशियाई देशों के बीच समान बाजार और उत्पादन आधार का निर्माण करना, और इस क्षेत्र में होने वाले संघर्ष या तनाव को बातचीत द्वारा समाप्त करना। तो आसियान क्षेत्रीय समुदाय, आसियान से क्वेश्चन पूछा, आसियान के जो 3 समुदाय हैं वहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आसियान की स्थापना 1 नंबर में पूछी जा सकती है। आसियान की स्थापना कब की गई, तो 1967 में, किसके बाद, बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से। 8 अगस्त 1967 में आसियान की स्थापना 5 देशों द्वारा की गई थी, वर्तमान में 10 देश है। तो यहां से 1 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से किस संगठन की स्थापना की, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 है एक अधिराष्ट्रीय संगठन के रूप में यूरोपीय संघ की भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो अधिराष्ट्रीय संगठन के रूप में यूरोपीय संघ की भूमिका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया, 2008, 2011, 2009, उसके बाद 2017 में पूछा गया है। तो अधिराष्ट्रीय रूप में यूरोपीय संघ की भूमिका से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, सोवियत मतलब यूरोपियन यूनियन से संबंधित क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आपको कवर करने हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो।
इसी प्रकार से यूरोपीय संघ की विशेषताओं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सभी सदस्य देशों में साझी विदेश नीति अपनाना और सुरक्षा नीति को अपनाना, यूरोपीय संघ के लिए एक केंद्रीय बैंक की स्थापना करना, समान झंडा, समान राष्ट्रगान, समान करेंसी को अपनाना, ये सब क्या उसकी विशेषता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो है यूरोपीय संघ के कितने देश है, तो वर्तमान में उनकी संख्या 27 हो चुकी है। अगले अगर हम बात करें तो यूरोपीय संघ को आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक क्षेत्रों में एक अति प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन क्यों समझा जाता है। सीबीएसई 2012 में, फिर 2013 में, फिर 2015 में, तो ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट किया गया है। तो यूरोपीय संघ को आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक क्षेत्रों में एक अति प्रभावशाली क्षेत्रक संगठन क्यों कहा जाता है, क्यों समझा जाता है, इसी क्वेश्चन को कई तरीके से कई बार रिपीट किया गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने ज्यादा क्वेश्चन रिपीट किया गया है। 2020 तक लगातार पूछा गया, यानी इस बार 2023 पे आने की पूरी संभावना है फिर से इस क्वेश्चन को है। तो आर्थिक विकास से लेकर सभी कुछ यहाँ पर हमने समाहित किया हुआ है, तो इसको जो है आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप कंप्लीट कर लीजिए सभी लेके, ये सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है क्वेश्चन है यूरोपीय संघ को क्या चीजें एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती हैं। तो यूरोपीय संघ को क्या चीजें एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती हैं। ऐसे के लिए 3 प्रमुख कारकों का मूल्यांकन कीजिए जो यूरोपीय संघ को आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर एक राजनीतिक रूप देने के लिए उत्तरदायी है। सीबीएसई 2016 में पूछा गया इस क्वेश्चन को। तो वो कौन कौन से कारक है जो यूरोपीय संघ को एक आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर एक राजनीतिक संस्था का रूप देती है। तो पहला है यूरोपीय संघ का अपना झंडा है, स्थापना दिवस है, गान है और अलग मुद्रा भी है। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की एक साझा सुरक्षा और विदेश नीति भी है। वर्तमान में यूरोपीय संघ विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसकी कारण यूरोपीय संघ को अपना राजनीतिक प्रभाव ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी बीच अगर हम बात करें तो 1949 में स्थापित यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग की दिशा में एक कदम बढ़ाना था। 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी के गठन से राजनीतिक चर्चा शुरू हुई, जिससे यूरोपीय पार्लियामेंट का गठन हुआ। तो ये सब क्या है, ये यूरोपीय संघ को एक राजनीतिक संगठन बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कारणों में से एक माना जाता है। तो ये आपको कवर करना है, काफी इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चंस। चलिए इसी प्रकार से अगर हम बात करें, इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभों और उनके उद्देश्यों के बारे में बताइए। आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभ कौन कौन से। सीबीएसई 2015 में, फिर 23 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। तो इसके अपने अपने अलग उद्देश्य है। तो आसियान के उद्देश्य क्या है, तो ये सब चीजें क्या है, आसियान के उद्देश्य क्वेश्चन यहाँ पे समाहित किया गया है। इन सभी का आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अगला क्वेश्चन है चीन में प्रथम आर्थिक सुधारों के बाद से वह सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था पर गया, इस कथन को सिद्ध करें। तो चीन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि पिछली बार चीन से क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, तो इस बार चीन से अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए 1970 दशक में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ से एक नंबर भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे 1970 यानी चीन ने अमेरिका के साथ संबंध कब स्थापित किया, तो 1972 में। उसके बाद 1973 में चीनी प्रधानमंत्री ने कृषि, उद्योग, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सेना का क्या किया, आधुनिकीकरण किया। 1978 में चीन के द्वारा जो है खुले द्वार की नीति अपनाई गई। तो ये सब क्या है, चीन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 1982 में चीन को कृषि का निजीकरण कर दिया गया और इससे कृषि उत्पादन में तेजी सुधार हुआ। 2001 में चीन जो है विश्व पर संगठन का सदस्य बन गया और चीन की मौजूदा अर्थव्यवस्था को देखकर लगता है कि 2040 तक वह अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पछाड़ देगा। तो चीन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन क्या है कि चीनी अर्थव्यवस्था की उन्नति के लिए उत्तरदायी कारकों की व्याख्या कीजिए, अथवा चीन द्वारा उठाए गए ऐसे किन्हीं 4 कदमों की व्याख्या कीजिए जिनके कारण उसकी अर्थव्यवस्था को उत्थान हुआ हो। चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारकों का विश्लेषण कीजिए। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, चीन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये चीजें आपको कवर कर लेनी है। स्क्रीनशॉट आप सभी लोग इसका ले लीजिए। क्लियर, क्योंकि मैंने आप सभी से पहले कहा कि इस सेशन में, इस वीडियो हमने उन्हीं क्वेश्चंस को शामिल किया है जो क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में मस्ट है।
यानी जहां से क्वेश्चन बनेगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने इसमें समाहित किए ताकि आपको देखकर अंदाजा लग जाए क्योंकि क्वेश्चन कैसे पूछे जाने वाले, क्वेश्चन किस एंड तक पूछे जाएंगे। अगर आपने सारा कवर कर लिया तो डेफिनेटली आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 4 नंबर, 6 नंबर, इवन 1 नंबर जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो भी आप कवर कर सकते हैं इसी एक सिंगल वीडियो से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, तो एंड तक भी देखिएगा साथ साथ। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14, पाकिस्तान में स्थायी लोकतंत्र को स्थापित करने की असफलता के लिए उत्तरदायी किन्हीं 2 कारकों की व्याख्या कीजिए। कोई 3 कारण बताइए जिनके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान में स्थायी लोकतंत्र सरकार नहीं बन सकी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है समकालीन दक्षिण एशिया से ये क्वेश्चन और श्रीलंका का क्वेश्चन और साथ साथ बांग्लादेश, ये तीनों में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में डेफिनेटली आएगा। मैंने उन्हीं क्वेश्चन को शामिल किया है। क्लियर? तो ये इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप जो है इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें। इसके अलावा अगर किसी भी छात्र को पीडीएफ चाहिए तो वो हमें व्हाट्सअप कर सकता है और उसको पीडीएफ जो है सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, और व्हाट्सअप जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ये सभी क्या है क्वेश्चंस के आंसर है जिन्हें आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, या वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हैं, आपके पर्सनल नोट्स भी बन जाएंगे सारे। चलिए क्वेश्चन में 15, उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। सीबीएसई 2016 फिर 18 में इस क्वेश्चन पूछा गया है कि बांग्लादेश का निर्माण किन परिस्थितियों में हुआ। 1971 में पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होकर पूर्वी पाकिस्तान से जो अलग होकर एक बांग्लादेश राज्य का निर्माण होता है, उससे संबंधित क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। या सिंपल तरीके से पूछा जा सकता है कि पूर्वी पाकिस्तान के नेता का नाम बताइए, तो वह है शेख मुजीबुर रहमान। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। 1 नंबर में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी का नाम क्या था। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने पश्चिमी पाकिस्तान का विरोध क्यों किया। इस प्रकार से भी इसी क्वेश्चन को टैकल करके अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। तो ये ना समझना कि भाई ये क्वेश्चन आया नहीं, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न सेम होता है लिखने का। तो अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो डेफिनेटली आप उत्तर लिख लेंगे। तो इसलिए क्वेश्चन को पढ़ने की जल्दबाजी नहीं करनी है और तब तक क्वेश्चन को सही समझना है जब तक आप पूरी तरह से उसका उत्तर लिखने में सक्षम ना हो जाए। जल्दबाजी में करोगे तो क्वेश्चन का आंसर गलत लिखोगे, पूछा कुछ और रहेगा और लिखोगे कुछ और। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। फिर आप होता नहीं कि हम तो सारे क्वेश्चन करके आए लेकिन जो नंबर आते हैं नंबर कम आते हैं, तो वो वजह सबसे बड़ी यही है कि हमने क्वेश्चन को सही से पढ़ा ही नहीं है। तो क्वेश्चन को जब हम सही से पढ़ेंगे नहीं तो उसका उत्तर में सही से पता ही नहीं होगा, पूछेगा कुछ लिखेंगे कुछ और। तो इसलिए क्वेश्चन को पढ़ना बेहद जरूरी है। शांत तरीके से क्वेश्चन के ऊपर जल्दबाजी बिल्कुल मत पढ़िएगा। इस तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में जो है पूछे जाएंगे। बोर्ड एग्जाम 2024 या कभी भी बोर्ड एग्जाम सीबीएसई आएगा, इससे बार क्वेश्चन नहीं आएगा इन चैप्टर से। अगला है क्वेश्चन में 16, श्रीलंका के जातीय संघर्ष की व्याख्या कीजिए और इस संघर्ष का समाधान निकालने में भारत ने लंका की यानी श्रीलंका की सहायतार्थ क्या क्या योगदान दिया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं श्रीलंका में जातीय संघर्ष। तो श्रीलंका जातीय संघर्ष आप तो 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि किस प्रकार से सिंगली और तमिल के भी संघर्ष चलता रहा, लिट्टे किस प्रकार से योगदान रहा है, वो सारा कुछ आपको यहाँ पर जातीय संघर्ष में लिख देना है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है श्रीलंका का जातीय संघर्ष। 4 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको कवर करनी है, स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने श्रीलंका की सहायतार्थ योगदान क्या क्या काम किया, वो है तो भारत की सरकार ने श्रीलंका के साथ तमिल मुद्दे पर बातचीत करने की कोशिश की। इसके अलावा भारत ने श्रीलंका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और संबंधों को समान बनाने के लिए अपनी सेना भेजी, जिसे हम पीस कीपिंग फोर्स के नाम से जानते हैं। भारतीय सेना को लिट्टे के साथ लड़ना पड़ा और श्रीलंका के लोगों को भी भारतीय सेना की उपस्थिति पसंद नहीं थी और 1989 में भारत ने शांति सेना को श्रीलंका से वापस बुला लिया। श्रीलंका में शांति सेना भेजने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, इस समय से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे पता होना चाहिए। अगला है संयुक्त राष्ट्र के ढांचे को बदलने के लिए सुझाए गए उपायों के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र से एक क्वेश्चन तो आपके पेपर में ऐसे छपा मिलेगा, तो ये आपको कवर कर लेना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुझाए गए सुधार और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे को बदलने में कौन कौन सी कठिनाइयां आ रही हैं, ये से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी प्रकार देख सकते हैं कि अगला है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष में कोई 3 उपाय उपयुक्त तर्क दीजिए। और भारत की सुरक्षा परिषद की सदस्यता के पक्ष में तर्क जो पूछा जाएगा ये 4 नंबर में पूछा जा सकता है कि सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य बनने के लिए भारत के पक्ष में तर्क दीजिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है,
जो भी मापदंड है उन सभी मापदंड पर भारत जो है खरा उतरता है, चाहे वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हो, चाहे विश्व की उभरती अर्थव्यवस्था हो, चाहे विश्व में शांति की स्थापना करने में योगदान हो। हर वो चीज जो सुरक्षा परिषद के एक स्थायी सदस्य के पास होनी चाहिए वो भारत के पास है। इसको आपको क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना है। तो यहाँ पर मैंने सभी जो है क्वेश्चन यहाँ पर ऐड कर रखे हैं, तो स्क्रीन से इसका ले लीजिए। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन पूछा है अंकटाड। ये वो क्वेश्चन है जो बहुत दिनों से नहीं पूछा गया है। अंकटाड से क्वेश्चन अब पूछा जा सकता है, ये मस्ट गिवन क्वेश्चन है। अंकटाड यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा विकास के लिए नई व्यापार नीति के रूप में प्रस्तावित किन 3 सुधारों का आकलन कीजिए, अथवा नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार लाने के लिए अंकटाड द्वारा 1972 में प्रस्तावित किन्हीं 4 सुझावों का उल्लेख कीजिए। 2015 में देखिए कि नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का जन्म कैसे हुआ और अंकटाड ने 1972 की अपनी रिपोर्ट में किन सुधारों को प्रस्तावित किया है। तो अंकटाड से कितनी बार क्वेश्चन रिपीट किया गया, तो इस बार दोबारा से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था, क्योंकि 2020 में जाके 21 में थोड़ा सा सिलेबस चेंज हुआ था क्योंकि कोविड आ गया था। लेकिन अब इस क्वेश्चन को दोबारा से पूछा जा सकता है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ता है सुरक्षा परिषद के बाद। ठीक है, तो ये देखिए ये सभी देश क्या है, अंकटाड से संबंधित है। अंकटाड क्या है, तो अधिकतर गुटनिरपेक्ष देश आर्थिक रूप से पिछड़े हुए अर्थात अल्प विकसित देश थे। इन देशों की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए इनका आर्थिक विकास करना आवश्यक था। बिना स्थायी विकास के ये देश वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते थे और अपने विकास के लिए इन्हें विकसित देश पर ही निर्भर रहना पड़ता था। और इसलिए ऐसी परिस्थितियों में नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की अवधारणा का जन्म होता है 1972 में। तो ये नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मतलब सिंपल से मतलब ये है कि इसके तहत विकासशील देशों के बाजार उपलब्ध कराए गए, जिसके माध्यम से विकासशील देश अपने प्रोडक्ट को विश्व के विकसित देशों तक बेच सके और उन्हें मुनाफा हो सके। पहले क्या होता था कि जो विकासशील देश के बाजार थे वो केवल विकसित देशों के मालों से पटे होते थे, तो विकासशील देश के उद्योग विकास नहीं कर पा रहा था। तो ऐसे में अंकटाड के माध्यम से विकासशील देशों को एक ऐसी योजना प्रस्तुत की जिसके माध्यम से वो अपने माल को विश्व के किसी भी देशों में बेच सकते थे। तो ये अंकटाड का सबसे महत्वपूर्ण जो है तरीका था विकासशील देशों को विकसित देशों के जैसा बराबर करने में। तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये सभी क्वेश्चन जो है अंकटाड से संबंधित वाले जो है तो 6 नंबर से पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वह यूनेस्को, ठीक है, यूनिसेफ, ILO। तो यूनेस्को, यूनिसेफ, ILO, अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, ठीक है, तो यहां से मिलान करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है आपसे, या 1 नंबर में पूछ सकता है कि यूनेस्को की स्थापना कब की गई, IMF की स्थापना कब की गई, ILO की स्थापना कब की, या मुख्यालय पूछ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय नाणय मुख्यालय कहां पर है। मुख्यालय संबंधित 1 नंबर में क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा और मिलान करने के लिए भी आ सकता है, एक्सप्लेन करने के लिए 2 नंबर में आएगा। तो ये संयुक्त राष्ट्र के जो अंग है उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने आप कवर किया वो है यूनेस्को है, यूनिसेफ, ILO। एक और ऐड कर सकते इसमें, वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये 4 है, 4 में से 1 या चारों आएंगे मिलान करने के लिए आपके पेपर में। क्लियर, ये जरूर कवर करना आप सभी को। इसी प्रकार से अब देखिए वैश्वीकरण से 2 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, दोनों को मैंने इसमें समाप्त किया और एक क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसे कैसे रखा हुआ है वैश्वीकरण वाला चैप्टर से। वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है, वैश्वीकरण के प्रतिरोध के किन्हीं 2 रूपों को सूचीबद्ध कीजिए। CBSE 2010, CBSE 2013, 2017 कितनी बार रिपीट किया क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो वैश्वीकरण के क्वेश्चन सिंपल तरीके से पूछा जा सकता है। वैश्वीकरण का प्रभाव क्या रहा है, नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव तो हंस के लिख सकते हैं। वैश्वीकरण होता क्या है, इसमें व्यक्ति, वस्तु और पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह होता है, बिना रोक टोक के हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, इसे कहा जाता है वैश्वीकरण। और वैश्वीकरण का एक शब्द होता है मैकडोनाल्डीकरण, तो ये भी वैश्वीकरण ही है, कहीं आप अलग समझे। वैश्वीकरण के आगे शब्द लगा देगा मैकडोनाल्डीकरण, तो वो भी वैश्वीकरण से संबंधित है। अगला देखिए वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है। वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार योगदान दिया, कई बार रिपीट किया गया क्वेश्चन, बहुत ज्यादा रिपीट किया गया है। वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का योगदान है CBSE 2009, 12, 13, 15, 20 फिर 10। तो ये प्रौद्योगिकी का योगदान क्या है वैश्वीकरण में, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि आप सभी पता है
प्रौद्योगिकी के विकास ने वैश्वीकरण में 4 चांद लगा दी, क्योंकि प्रौद्योगिकी विकास के साथ में वैश्वीकरण दिन रात और जो कहते हैं ना 4 चौगुनी तरक्की करने लगा, और वैश्वीकरण के यानी प्रौद्योगिकी माध्यम से वैश्वीकरण अपनी स्थिति को प्राप्त कर पाने में काफी ज्यादा हद तक सफल रहा है। इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन जो पूछा कि वैश्वीकरण के 2 सांस्कृतिक परिणामों का वर्णन कीजिए। सिंपल तरीके से आप पश्चिमीकरण लिख सकते हैं, ठीक है। सांस्कृतिक प्रभाव, तो ये भारत में क्या प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ा रहा है, राजनीतिक प्रभाव क्या रहा है, आर्थिक क्या रहा है, सामाजिक क्या रहा है। वैश्वीकरण के भी 4 प्रभाव है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक। तो या तो सारे पूछ लेगा या आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक में से एक पूछ लेगा, ठीक है। तो इसको कवर करना है आप सभी को। तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है। राजनीतिक परिणाम, आर्थिक परिणाम, सामाजिक परिणाम, सांस्कृतिक परिणाम, हर बार क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे गए हैं वैश्वीकरण से संबंधित। तो ये सारे क्वेश्चन आपको कवर कर लेने हैं। इस वीडियो का अगर आपने कंप्लीट देख लिया, पूरा फॉलो कर लिया, तो डेफिनेटली आपके 54 नंबर आ जाएंगे। मैंने 44 बोला था पहले आप सभी को, लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ क्योंकि 1 नंबर के भी यहाँ से आएगा, तो वो 54 नंबर तो कहीं भी नहीं गए इस सिंगल वीडियो से। उसके बाद देख सकते हैं कि वैश्वीकरण की 3 हानियों का विश्लेषण कीजिए। किसी देश की संस्कृति पर वैश्वीकरण के 4 प्रभाव की व्याख्या कीजिए। वैश्वीकरण के 6 परिणामों की व्याख्या कीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो ये कंप्लीट करना आप सभी को। भारत के लोगों पर वैश्वीकरण के 4 नकारात्मक परिणामों की व्याख्या कीजिए। वैश्वीकरण की हानियां क्या क्या है, तो वामपंथी के अनुसार संप्रभुता, ये वामपंथी और दक्षिणपंथ। वामपंथी के अनुसार और दक्षिणपंथी के अनुसार वैश्वीकरण क्या है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये कवर करना आप सभी को, स्क्रीनशॉट आप सभी लोग इसका ले लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका उल्लेख कीजिए। मस्ट है, छपा हुआ मिलेगा आपके पेपर में कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान की चर्चा कीजिए। देशी रियासत विलय में सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। आप सभी ने इस क्वेश्चन को पढ़ा, बार बार यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किस प्रकार से 565 देशी रियासतों के बाद में विलय किया गया। उनकी दूरदर्शिता, उनकी कूटनीति का परिणाम है कि आज भारत में हम 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हालांकि इसमें भूमिकाओं की अगर हम बात करें तो वीपी मेनन और पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी थी, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। चाहे वो हैदराबाद की रियासत को विलय करना हो, चाहे मणिपुर का विलय करना हो, चाहे जूनागढ़ का विलय करना हो, चाहे जम्मू एंड कश्मीर का विलय करना हो, चाहे बाकी 565 देशी रियासतों का विलय करना हो, तो उसमें भूमिका किसकी थी सबसे अधिक, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को एकीकरण के रूप में जाना जाता है, या उसे हम क्या कहते हैं, द यूनिटी मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष की संज्ञा दी जाती है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टेच्यू है उसका अनावरण कहाँ किया गया, किस नदी पर बनाया गया है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब दी गई, किसने दिया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि 1928 में बारदोली की किसान महिलाओं ने दिया था, जब बारदोली सत्याग्रह में भाग ले रहे थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि सरदार पटेल को सरदार की उपाधि कब दी गई। इसके अलावा जो क्वेश्चन है कि भारत में देशी रजवाड़ों के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका, देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, पटेल साहब से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के समय भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों को वर्णन की। 3 चुनौतियां थी और ये छपा हुआ क्वेश्चन पेपर में आता है, यानी इस चैप्टर से ये सरदार वल्लभ भाई पटेल और राष्ट्र निर्माण की समय 3 प्रमुख चुनौतियां कौन सी थी, ये क्वेश्चन तो हमेशा पूछा गया है पेपर में, ठीक है। देखिए कितनी ज्यादा क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियां कौन थी, पहला है एकता के सूत्र में बांधना, दूसरा लोकतंत्र कायम करना, और तीसरा था समरूप विकास, जिसे समग्र विकास कहा जाता है। इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि 1947 में हुए भारत के विभाजन के किन्हीं 2 कारणों का आकलन कीजिए। इस विभाजन के 4 परिणामों की व्याख्या कीजिए। अथवा है 1947 में भारत के विभाजन के किन्हीं 2 कारणों की व्याख्या कीजिए और विभाजन के किन्हीं 4 प्रमुख परिणामों का विश्लेषण कीजिए। तो ये विभाजन से संबंधित विभाजन के क्या परिणाम हो, जो सीबीएसई ने कई बार इस क्वेश्चन को लगातार पूछा है। 2016, 14, 13, 11, 12, 10 रिपीट किया हुआ इस क्वेश्चन बार बार सीबीएसई ने विभाजन के परिणाम से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब 15 से 20 बार क्वेश्चन को पूछ लिया गया है। नेक्स्ट है भारत की परमाणु नीति का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की परमाणु पॉलिसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नो फर्स्ट यूज के साथ साथ सारी पॉलिसी आपको कवर करनी है। भारत की परमाणु नीति की व्याख्या कीजिए। 2013, 14, 18, फिर 12, फिर 13,
ठीक है। तो भारत की परमाणु नीति की दो विशेषताओं की व्याख्या कीजिए, तो क्वेश्चन पूछा गया। तो भारत की परमाणु नीति क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है, तो इसमें हमने सभी चीजों को क्या किया है, समाहित कर दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट ये आपके कुछ 54 नंबर दिलाकर जाएगी। 54 नंबर आपके ऐसे कैसे मिलेंगे अगर आपने इस कंप्लीट वीडियो को फॉलो कर लिया है तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि 1969 में कांग्रेस पार्टी के औपचारिक विभाजन के लिए उत्तरदायी प्रमुख मुद्दों की व्याख्या कीजिए। यानी 1969 में कांग्रेस पार्टी विभाजन के क्या कारण थे, तो कारण से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अथवा 1969 के दौरान कांग्रेस में विभाजन के लिए उत्तरदायी के लिए 3 कारणों का प्रश्न कीजिए। सीबीएसई 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, सीबीएसई 2014, 16 फिर 15 में क्वेश्चन को पूछा गया है। इसी प्रकार से 1969 में कांग्रेस पार्टी विभाजन के कारण क्या रहे, चाहे अगर कांग्रेस की पार्टी विभाजन के कारण की बात करें तो इसमें सबसे प्रमुख कारणों में से आप कह सकते हैं वो था दक्षिण पंथ और वाम पंथ के बीच जो है गलतफहमी। दूसरा कारण सबसे बड़ा अगर हम माने जाते तो वह है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, और अगर हम बात कर रहे हैं साथ साथ प्रिवी पर्स की समाप्ति, और बात करें तो 1969 में जो थे मोरारजी देसाई उनको वित्त पद से हटा दिया गया। तमाम प्रकार कारण थे। इंदिरा गांधी द्वारा या नए चेहरे जिसे युवा तुर्क कहा जाता है और जो सिंडिकेट उनके बीच जो तमाम प्रकार की समस्याएं थी, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है किसके लिए, विभाजन के टूट का कारण। और सिंडिकेट शुरुआत से ही इंदिरा गांधी को नापसंद कर रहे थे, और इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच जो रिश्ता है उसको भी आपको एक्सप्लेन कर देना है विभाजन के कारणों में। तो ये विभाजन कारण से क्वेश्चन पूछेगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे किन्हीं 3 मुख्य घटनाओं का वर्णन कीजिए जिनके परिणाम स्वरूप 1969 में कांग्रेस पार्टी का औपचारिक तो किस प्रकार सिंडिकेट और इंदिरा गांधी बीच परस्पर गुटबाजी के परिणाम स्वरूप 1969 में कांग्रेस का विभाजन होता है। इसी प्रकार से 1969 में कांग्रेस पार्टी में विभाजन के किन्हीं 2 कारणों का विश्लेषण कीजिए। तो वही कारण है सिंडिकेट वर्सेस इंदिरा गांधी, प्रिवी पर्स की समाप्ति और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। प्रिवी पर्स की समाप्ति को लेकर 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण को लेकर जो है इंदिरा गांधी पूरी तरह सहमत थी, जो युवा लोग थे पूरी तरह सहमत, लेकिन सिंडिकेट इसके खिलाफ था। और जो सबसे कह सकते हैं कि जिसने आग में घी काम किया वो था 1969 में मोरारजी देसाई को उनके वित्त मंत्री पद से हटा देना। ये कंप्लीट चीजें आपको कवर कर लेनी है। उसके बाद क्वेश्चन आता है वह है 25 जून 1975 की आपातकालीन घोषणा से भारतीय लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण पाठ क्या सबक सीखे गए, महत्वपूर्ण पाठ क्या सीखा गया। ये क्वेश्चन एवरग्रीन क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन को पूछा गया। आप देख सकते हैं कि 1975 के आपातकाल से भारतीय लोकतंत्र को क्या सीख मिली, या हमें क्या पाठ सीखे गए, या हमसे उनसे क्या कुछ सीखने को मिलता है। तो सिंपल तरीके से हमें 1975 के आपातकाल से क्या सीख मिली। सबसे पहला कि भारत से लोकतंत्र को समाप्त करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि 1975 के आपातकाल के बाद तुरंत फिर से उसी प्रकार से पटरी जो है गाड़ी पटरी पे आ चुकी थी। इसके अलावा आपातकाल के लागू करने में कुछ जो अनियमितताएं बरती गई थी, जैसे 1975 के में जो आपातकाल लगाया गया था वो आंतरिक कलह के माध्यम से लगाया गया था, लेकिन अब आंतरिक कलह शब्द को हटा दिया गया, तो ये एक सुधार किया गया। फिर 1976 में 42वां संविधान संशोधन, जिसमें हमने समाजवाद और पंथ निरपेक्ष और बंधुत्व को जोड़ा। उसके बाद अगर हम बात करें तो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो ये सब क्या है, सीख है, सबक मिले किससे, लोकतंत्र को 1975 में आपातकाल के बाद। तो ये सारे क्वेश्चन वहीं से पूछे गए हैं, डिक्टो क्वेश्चन है, कई बार रिपीट किया गया है। क्लियर। इसी प्रकार से देखिए 1975 को भारत में आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिए। इसी क्वेश्चन को 2013, 2020 में कई बार क्वेश्चन को पूछा गया है। तो ये सारे उत्तरदायी परिस्थितियां क्या क्या है। इंदिरा गांधी ने क्या कहा था, इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाने से पहले कहा था कि एक जना कौन, जयप्रकाश नारायण जेपी, जिन्होंने जेपी मूवमेंट की शुरुआत करी थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जने का नाम लिया था। रेडियो प्रकाशन में आकाशवाणी जब उनका संबोधन था, उन्होंने कहा था कि लोगों द्वारा या विरोधी दलों द्वारा लोकतांत्रिक सरकार को सही प्रकार से चलने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि हमें जनता ने चुना है तो हमारे पास पूरी शक्ति है। और वास्तव में उनको जनता ने चुना था और लोकतांत्रिक सरकार चलाने का अधिकार इंदिरा गांधी को पूरा था। तो सरकार चलाने नहीं दिया रहा था, पॉलिसी मेकिंग नहीं करने दी जा रही थी, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं करवाने दिया जा रहा था। इसके साथ हड़तालों की वजह से तमाम प्रकार के काम जो ठप हो चुके थे। तो ये सब बहुत सारे कारण गिनाए गए थे किसके लिए,
आपातकाल को लागू करने के लिए इंदिरा गांधी ने। तो ये चीजें आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेनी है। ठीक है, देश में गड़बड़ी की आशंका, आंदोलन और हिंसक घटनाओं का होना, जेपी द्वारा सेना की विद्रोह और पुलिस को बगावत करने के नुकसाना, विघटनकारी शक्तियों को बढ़ावा देना, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना, ये सब क्या है, वो कारण है जिसकी वजह से इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल को लागू किया था। आपातकाल में प्रेस सेंसरशिप भी कर दिया गया, तो ये भी आपको कवर कर लेना है। आपातकाल के परिणाम भी अगर पूछा जाएगा तो वो सारी चीजें आपको कवर करनी है। अगला है वर्तमान सरकार द्वारा सुशासन के अंतर्गत अपनाई गई किन्हीं 6 कल्याणकारी योजनाओं का वर्णन कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान सरकार द्वारा सुशासन के रूप में कौन कौन सी 6 पॉलिसी अपनाई गई है। तो वो सबसे पहला पॉलिसी आप देख सकते हैं, सबका साथ सबका विकास। इसी प्रकार से अगर हम बात करें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, जन धन योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ये सभी आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है सभी के। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी प्रकार से अगर हम बात करें किसान फसल बीमा योजना और बेटी पढ़ाओ देश पढ़ाओ, तो ये भी योजना किसी तरह चलाई गई है, वर्तमान सरकार के द्वारा 2014 के बाद से चलाई गई योजनाएं हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद देख सकते हो कौन कौन सा है, आयुष्मान भारत योजना। तो ये इनमें से 6 योजना आपको कवर कर लेना है। और हो सकता है एक योजनाओं का क्रियान्वयन भी आपसे पूछ ले कि कब योजना लागू की गई, जैसे बेटी पढ़ाओ कब लागू किया गया, उज्ज्वला योजना कब लागू की गई, इस प्रकार से भी एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी ये सभी आपको कवर करने हैं। इसी प्रकार देखिए, प्रमुख राजनीतिक दलों में गंभीर मतभेदों के बावजूद सहमति के नए आयामों के उत्थान को रुचिपूर्ण ढंग से देखा जा रहा है। इस कथन के संदर्भ में किन्हीं 3 सहमति की धारणाओं को वर्णन कीजिए। सीबीएसई 2010, 2011, 2013, 2015 में इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है, तो वो क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। सहमति के तत्व है, सीबीएसई 2018, 2016 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है, देख सकते हैं ना। उसके बाद फिर 2017, 2018 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया, कई बार सहमति वाले क्वेश्चन को पूछा गया है। अब पहला नई सहमति किस किस चीज को लेकर है, पहला है नई आर्थिक नीति को लेकर, दूसरा है पिछड़ी जातियों को पर्याप्त आरक्षण को लेकर, इस प्रकार तीसरा है अगर हम बात करें प्रांतीय दलों की भूमिका को लेकर, चौथा है अगर बात करें चौथा कारण क्या था, दिसंबर 1992 में कार सेवकों ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया, कार्य सिद्धि पर जोर, हिंदुत्व की विचारधारा। तो ये सारी चीजें हैं जो विपक्षी दलों और दलों के माध्यम से सहमति के माध्यम से इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि 1989 की उन प्रमुख मुद्दों का वर्णन कीजिए जो 1990 के दशक की राजनीति को पूरी तरह से बदल देते हैं। तो सबसे पहला अगर हम बात करें गठबंधन की राजनीति की शुरुआत, दूसरा आपको लिखना होगा मंडल मुद्दा, तीसरा अयोध्या विवाद, चौथा गोधरा कांड और पांचवा आप साहबानो केस का भी वर्णन कर सकते हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके इस चैप्टर से। इसी बीच सी राजगोपालाचारी किस पार्टी से के संस्थापक थे, स्वतंत्र पार्टी, दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ, एन.टी. रामाराव तेलुगु देशम पार्टी, चौधरी चरण सिंह लोक दल से संबंधित थे। ठीक है, अगला है आपका है मिजो पर्वतीय क्षेत्र में अलगाववादी आंदोलन को जन समर्थन क्यों मिलने लगा, इस समस्या का समाधान कैसे मिला। तो इस चैप्टर की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट को इस चैप्टर के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला मिजो नेशनल फ्रंट, दूसरा है आपका राजीव गांधी और लोगेवाल समझौता, और तीसरा है जम्मू एंड कश्मीर। तो इन तीनों में से एक क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पेपर में पूछा जाएगा। तो सबसे पहला है मिजो नेशनल फ्रंट वाला, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सीबीएसई 2015 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं लाल डेंगा का किस राज्य से संबंधित है, लाल डेंगा द्वारा किस पार्टी की स्थापना की गई, ये 1 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मिजो नेशनल फ्रंट लाल डेंगा मिजोरम से संबंधित है। 2 जुलाई 1985 में राजीव गांधी लोंगेवाल समझौते का मुख्य परिणाम क्या था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजीव गांधी और लोंगेवाल समझौता। फिर देख सकते हैं यहाँ पर अब परिणाम क्या था, पहला मारे गए निरपराध व्यक्तियों के लिए मुआवजा दिया जाना, दूसरा सेना भर्ती, तीसरा नवंबर दंगों की जांच। ठीक है, ये सब परिणाम था। इसी प्रकार से अगर हम बात करें सेना से निकाले हुए व्यक्तियों का पुनर्वास करने, सब 4 परिणाम थे राजीव गांधी और लोंगेवाल समझौता के। अगला देखिए, भारत जैसे विशाल देश के एकीकरण की दिशा में विविधता के प्रति लोकतांत्रिक दृष्टिकोण के लाभों का वर्णन कीजिए। असम आंदोलन सांस्कृतिक गौरव और आर्थिक पिछड़ेपन की मिलीजुली अभिव्यक्ति था। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर की पुष्टि के लिए 3 तर्कों द्वारा दीजिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है।
इसी बीच अगला जो इंपॉर्टेंट है, द्रविड़ आंदोलन द्वारा द्रविड़ कसगम डीके के निर्माण में ईवी रामास्वामी पेरियार के योगदान का वर्णन कीजिए। डीके विभाजन द्वारा डीएमके के रूप में इसका राजनीति में प्रवेश क्यों हुआ? तो 2015 में इस क्वेश्चन को पूछा गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है। तो द्रविड़ आंदोलन जो है भारत के क्षेत्रीय आंदोलनों में सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन माना जाता है और इस आंदोलन में सबसे जो ताकतवर भूमिका निभाने वाले व्यक्ति थे वो थे ईवी रामास्वामी पेरियार, और इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आंदोलन की बागडोर पेरियार के हाथों में थी। उन्होंने इस आंदोलन से द्रविड़ कसगम की स्थापना की और यह संगठन ब्राह्मणों के प्रभुत्व का विरोधी था और उत्तरी भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक वर्चस्व को नकारते हुए क्षेत्रीय गौरव की प्रतिष्ठा पर जोर देता था। और इसके बाद डीएमके के 3 मांगे थी जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डीएमके की 3 मांगे क्या थी? पहली मांगे कि डीएमके की पहली मांग यह थी कि कल्लाकुड़ी नामक रेलवे स्टेशन का नाम डालमियापुरम कर दिया जाए। डालमियापुरम हटाकर दोबारा से उसका दोबारा पुराना नाम कर दिया जाए जो कल्लापुरम है, कल्लाकुड़ी। इसी बीच दूसरा काम क्या था कि डीएमके की दूसरी मांग ये थी कि स्कूलों में तमिल संस्कृति के इतिहास को अधिक महत्व दिया जाए। तीसरी मांग थी कि राज्य सरकार के शिल्पकर्म में शिक्षा कार्यक्रम को लेकर थी और संगठन का कहना था कि यह नीति समाज में ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। तो ये 3 मांग थी डीएमके की। अगला है जम्मू कश्मीर बहुलवादी समाज और राजनीति का एक जीवंत उदाहरण है। किन्हीं 3 उपयुक्त तर्कों द्वारा इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो ये क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है क्योंकि पिछले 4 साल से इस क्वेश्चन को नहीं पूछा गया है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया जा चुका है, तो इस बार इस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर कवर करना है। ठीक है, तो इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसी का। अगला क्वेश्चन है वो है साझी जिम्मेदारी लेकिन अलग अलग भूमिकाएं से क्या अभिप्राय है? हम इस विचार को कैसे लागू कर सकते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साझी जिम्मेदारी लेकिन अलग अलग भूमिकाएं, पर्यावरण से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है पर्यावरण के प्रति राज्यों की साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। उपयुक्त उदाहरण देते हुए इस कथन का विश्लेषण कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। इस पर कहां और कैसे बल दिया गया है? सीबीएसई 2014 में इस क्वेश्चन पूछा गया है। तो साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी है, इसको आपको क्या करना है? स्क्रीनशॉट, इसको आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की साझी विरासत का क्या अर्थ है? इसकी सुरक्षा के 2 उपाय बताइए। तो विश्व की साझी विरासत, तो विश्व की साझी विरासत 2012, 2014, 2013 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो विश्व की साझी विरासत से अभिप्राय उस संपदा से है जिस पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है, जैसे साझी नदी, साझा कुआं, साझा मैदान, साझा चरागाह इत्यादि। इसी तरह कुछ क्षेत्र एक देश के क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं, जैसे पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह, बाहरी अंतरिक्ष इत्यादि। इसका प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा साझे तौर पर किया जाता है और इनकी रक्षा के 2 उपाय भी है। पहला क्या है? सीमित प्रयोग, विश्व की साझी विरासतों का सीमित प्रयोग करना चाहिए। और दूसरा है जागरूकता पैदा करना, यानी विश्व की साझी विरासतों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षा से क्या अभिप्राय है? भारत की सुरक्षा संबंधी रणनीति से किन्हीं 4 घटकों का उल्लेख कीजिए। सीबीएसई 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, फिर 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, सुरक्षा से क्या अभिप्राय है? ठीक है, तो साधारण शब्दों में सुरक्षा का अर्थ है खतरे से आजादी या स्वतंत्रता से लिया गया है, परंतु प्राचीन काल से अब तक विश्व के अलग अलग देशों में सुरक्षा का अलग अलग अर्थ लिया जाता है और मनुष्य के जीवन का मुख्य केंद्र बिंदु आज सुरक्षा ही है। तो ये है सुरक्षा। इसके अलावा भारत की सुरक्षा के 4 घटक, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा, जो चारों घटक से जो है आपको पता होना चाहिए कि भारतीय सुरक्षा के 4 घटक कौन से हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सुरक्षा के 4 घटक, इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसी प्रकार से पारंपरिक और अपारंपरिक सुरक्षा में क्या अंतर है? चाहे पारंपरिक सुरक्षा या अपारंपरिक सुरक्षा से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, 2 नंबर में भी, 4 नंबर में भी और 6 नंबर में भी। ठीक है, तो पहले देखिए पारंपरिक सुरक्षा क्या है। तो पारंपरिक सुरक्षा की बात करें तो इसमें सुरक्षा की धारणा का संबंध मुख्य रूप से बाहरी खतरों से होता है। दूसरा, पारंपरिक सुरक्षा की धारणा में एक देश को दूसरे देश के सैन्य खतरे की चिंता रहती है। तीसरा, पारंपरिक सुरक्षा की धारणा में एक देश की सेना व नागरिकों को दूसरे देश की सेना से खतरा होता है। पारंपरिक सुरक्षा की धारणा में खतरे का स्रोत विदेशी राष्ट्र या देश होता है।
पारंपरिक सुरक्षा की धारणा में बाहरी आक्रमण के समय एक राष्ट्र 3 उपायों से इसको छुटकारा पा सकता है। पहला, आत्मसमर्पण करके, आक्रमणकारी राष्ट्र की बातें मानकर, और आक्रमणकारी राष्ट्र को युद्ध में हराकर। तो ये चीजें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगला है अपारंपरिक सुरक्षा। तो अपारंपरिक सुरक्षा ये है, इसका आप जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पारंपरिक और अपारंपरिक दोनों पूछा जा सकता है, या इनमें से एक पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला है शक्ति संतुलन क्या है। कोई देश इसे कैसे कायम कर सकता है। 2 नंबर में भी आ सकता है और 4 नंबर में भी आ सकता है कि शक्ति संतुलन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो राष्ट्र शक्ति संतुलन को कैसे कायम करते हैं, तो यहां से आपको स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है। शक्ति संतुलन से आप क्या समझते हैं और शक्ति संतुलन को करने का तरीका क्या है। अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षा के खतरे के किन्हीं 4 नए स्रोतों की पहचान कीजिए। तो सबसे पहले आपको 4 नए स्रोत को, आतंकवाद, महामारी, ठीक है, तो भूखमरी, वैश्व और क्या है, पर्यावरण। तो ये क्या है, बहुत बड़े 4 प्रमुख नए खतरे आप लिख सकते हो। तो इस तरह से सुरक्षा के नए खतरे, पारंपरिक खतरे कौन कौन से यहां से पूछा जा सकता है। ऐसे किन्हीं 3 चुनौतीपूर्ण वैश्विक मुद्दों का वर्णन कीजिए जिन्हें प्रत्येक देश द्वारा सामूहिक रूप से कार्य के बिना हल नहीं किया जा सकता। तो सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है, भूखमरी, आतंकवाद, पर्यावरण और गरीबी। ये 4 ऐसे मुद्दे हैं जो किसी एक देश के द्वारा हल नहीं किया जा सकता, इसे मिलकर सभी देशों का सामूहिक रूप से कदम उठाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पारंपरिक सुरक्षा नीति के एक तत्व के रूप में शक्ति संतुलन की व्याख्या कीजिए। कोई राज्य ये संतुलन कैसे स्थापित कर सकता है। तो शक्ति संतुलन स्थापित करने के 3 तरीके कौन कौन से। पहला, अलायंस यानी गठबंधन बनाना। दूसरा, सशस्त्रीकरण और निरस्त्रीकरण। तीसरा है क्षतिपूर्ति, कंपल्सन। तो ये 3। चौथा है बफर राज्य और 5वां है बांटो और शासन करो। तो इन 3-5 तरीके से किसी भी राज्य द्वारा शक्ति संतुलन को स्थापित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, आनंदपुर शाही प्रस्ताव के क्या परिणाम हुए। तो आनंदपुर शाही प्रस्ताव के क्या परिणाम हुए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आनंदपुर शाही प्रस्ताव किन 2 नेताओं के बीच किया गया, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आनंदपुर शाही प्रस्ताव किस ऑपरेशन के बाद किया गया, या ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था। हरचंद सिंह लोंगेवाल कौन है। तो इस तरह से भी 6 नंबर, इवन 2 नंबर और 1 नंबर को भी एक्सप्लेन किया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आए। अगर पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।